नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र सर में। आज आप भूगोल के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जो हमारा ये विश्व है, ये हमारी क्या है, पूरा विश्व इसी में बसा हुआ है। यानी इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ। यानी इसका मतलब हुआ पृथ्वी। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा है एक ग्रह है। हमारा क्या है दोस्तों, ये ग्रह है जो सौर मंडल में, ये हमारा पृथ्वी नामक ग्रह ये सूर्य के चक्कर लगाता है और इसी से हमें दिन रात बनते हैं। इसी से हमारे जो है जितने भी समय है वो समय बनते हैं। और ये सौर मंडल का जो ग्रह है, ये तमाम इसमें रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा। आइए आज हम इन सब चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आते हैं अपने विषय की ओर। अब देखते हैं कि ये हमारा क्या है। ये हमारा एक पृथ्वी है जिसमें ये हमारा जो है विश्व बसा हुआ है, जिसे हम कहते हैं ये सब विश्व है हमारे। ये हमारा इंडिया है और ये हमारे ऐसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ये सब हमारे विश्व बसे हुए हैं। यानी ये हमारे देश हैं जो महाद्वीप हैं। इसी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप और 5 महासागर, यानी जो हमारे द्वीप हैं, उन द्वीपों में हमारा एक देश आता है भारत, जो एशिया महाद्वीप में है। और तमाम ऐसे देश हैं जो इस पृथ्वी पे हमारे स्थित हैं। अब हम आते हैं महासागर के बारे में। महासागर हमारे 5 हैं जो इस धरती के जो है नीचे दक्षिण एशिया में हमारे जो पानी का स्रोत है, जो समुद्री स्रोत है, वो महासागरों में वर्णित है। जो इतने हमारे 5 जो है महासागर हैं। अब दोस्तों आते हैं, हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले भूगोल क्या होता है। भूगोल का मतलब होता है कि पृथ्वी की समस्त आकृतियों का अध्ययन करना। भू यानी पृथ्वी और गोल, ऐसा नहीं है कि गोल का मतलब दुनिया गोल, ये नहीं देखेंगे हम, क्योंकि भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब जो उसकी आकृति है, यानी उस आकृति में उसके जो स्थिति है, उसकी जो अवधारणाएं हैं, उन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी हम भूवैज्ञानिक जब कैसे बनते हैं, जो पृथ्वी की समस्त चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, वही भूवेत्ता कहलाते हैं। आज दोस्तों जानेंगे कि सबसे पहले भूगोल विषय का जो प्रतिपादन किया, जिसे हम भूगोल का पिता कहते हैं, किसे कहते हैं, आज जानेंगे। तो भूगोल का पिता हम कहते हैं किसको? हिकेटस को। जो सर्वप्रथम हिकेटस नामक भूवैज्ञानिक ने इसका नाम दिया भूगोल का। भूगोल का नाम किसने दिया दोस्तों? आपको ज्ञात हो गया होगा कि भूगोल का नाम दिया हिकेटस ने। भूगोल का नाम दिया हिकेटस ने। अब देखेंगे कि दूसरा नाम किसने दिया। इनके बाद भूगोल में जो है एक नाम और आता है, इरेस्टोस्थनीज। इसका नाम आता है इरेस्टोस्थनीज। पहला नाम दिया हिकेटस ने और दूसरा नाम दिया इरेटोस्थनीज ने। पहला नाम किसने दिया? हिकेटस ने। दूसरा नाम दिया इरेस्टोस्थनीज ने। अब देखेंगे दोस्तों, आइए, आपको ज्ञात हो गया होगा भूगोल के जो फादर थे उनका नाम क्या था। दोस्तों देखेंगे, अब हम आपको बताएंगे थोड़ा सा इसके विषय में कि भूगोल के जो पिता थे हमारे हिकेटस और इरेस्टोस्थनीज, इन दोनों के बाद एक और हमारे पिता कहलाए, उनका नाम था हिप्पारकस। लिखते रहेंगे दोस्तों, हिप्पारकस नाम था उनका, जिसका नाम था, तीसरे वैज्ञानिक जो थे, भूवेत्ता जो थे, उनका नाम था हिप्पारकस।
क्या नाम था दोस्तों? हिप्पारकस नाम था उनका। अब हम देखेंगे कि ये तो हमारे भूगोल के जनक हो गए, फादर ऑफ जियोग्राफी हो गए। यानी फादर ऑफ जियोग्राफी अगर कोई पूछ लेता है तो सबसे पहले नाम किसका लेंगे हम? हिकेटस का नाम लेंगे, इसके बाद इरेस्टोस्थनीज का नाम लेंगे, इसके बाद हिप्पारकस का नाम लेंगे। फिर आइए अब बताते हैं आपको आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक भूगोल जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भूगोल पढ़ाया जाता है, उस भूगोल के जो भू आकृति है, मानव बस्तियां हैं, इन सब की जो अध्ययन की जाती है वो आधुनिक भूगोल के अंतर्गत आता है। उस भूगोल में जो फादर थे यानी जिन्होंने इनकी खोज की, उनका नाम था हम्बोल्ट। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था हम्बोल्ट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरे को लेंगे जिसका नाम था कार्ल लीटर। जिनका नाम था कार्ल लीटर, ये भी आधुनिक भूगोल के यानी फादर ऑफ न्यू ज्योग्राफी। फादर ऑफ न्यू ज्योग्राफी ये हमारे दो भूवेत्ता थे, हम्बोल्ट और कार्ल लीटर। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही रोचक विषय है। आप देखेंगे कि भारत में मानव भूगोल के जनक किसे बनाया गया, वो चीज आपको हम बताएंगे आज। जो भारत के मानव भूगोल थे, जो मानव भूगोल के जनक थे यानी फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, जिसे हम नाम देते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, उसके जनक थे। नाम था उनका रेटजेल। उनका नाम था रेटजेल। अब देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आएगा फ्रांस में मानव भूगोल के जनक। जैसे हमारे भारत में रेटजेल नाम के मानव भूगोल के जनक थे, वैसे ही फ्रांस के भी एक जनक हैं जिनका नाम है ब्लांसे। इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है ब्लांसे। अब हम आएंगे भौतिक भूगोल के जनक। सब दोस्तों, सबके जनकों के नाम याद रखिए, ये बहुत ही मस्त है। ये स्नातक स्तर की पढ़ाई है और स्नातक स्तर की पढ़ाई में अगर आप इस विषय को समझ गए तो आप भूगोल में आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं बहुत ही पक्के दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर सफलता प्राप्त कर लेंगे। और क्योंकि ये चीज समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, आप इस पर मेहनत करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। आइए हम आपको विस्तार समझाते हैं। देखेंगे भौतिक भूगोल के पिता भी एक हमारे हैं जिसे नाम दिया गया पोसिडोनियस। क्या नाम दिया गया? पोसिडोनियस। फिर इसके बाद हम आएंगे जनसंख्या भूगोल के जनक। यानी पूरे विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या रहती है, उन जनसंख्या की जनगणना करने का सुझाव दिया, यानी उनका जन्म दिया। किसने दिया? उसको प्रतिपादन किसने किया? उस प्रतिपादन का नाम है ट्रीबार्था। यानी जो मनुष्य थे, वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, उनका नाम था दोस्तों, क्या नाम था? नाम देखेंगे ट्रीबार्था। दोस्तों, आपको बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आप ध्यान से देखिएगा कि जनसंख्या भूगोल के जनक हैं ट्रीबार्था। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं और पुरातन भूगोल के जनक कौन हैं, मानव भूगोल के जनक कौन हैं, जनसंख्या भूगोल के जनक कौन हैं, मानव भूगोल के जनक कौन हैं, ये सभी ज्ञात हो गए होंगे। आप अगर आपको अभी भी समझ में ना आई हो, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी और नोटबुक में जो आपकी डायरी हो उसमें जरूर नोट कर लें। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और रोचक होगी। ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब क्या करेंगे? हम सीखेंगे अपने ग्लोब के बारे में, यानी अपनी धरती के बारे में। ये हमारा जो धरती है ये कितने अक्षांश पे है? ये ऐसे एकदम बना हुआ है। आपको बता दें, ये ऐसे एकदम ऐसे बना हुआ है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये हमारी जो धरती है, ये स्टैंड है इसका, ये कितने अक्ष पे
झुका हुआ है, ये हमारा जो अक्षांश है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध जो हमारा प्रदेश पड़ता है, यानी दक्षिण में, उस दक्षिणी शीत कटिबंध देश में, प्रदेश में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। कितने अंश पे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे ये झुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जो हमारा ग्लोब है इसमें हम 3 भागों में लेते हैं। जो हमारे विश्व का जो बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्यों? क्योंकि हमने पहली वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी कि भारत में या हमारे देश में या विश्व में गोरे और काले क्यों पैदा होते हैं, क्यों होते हैं गोरे और काले। इस विषय का वर्णन मैंने किया था कि जो प्रदेश में, जिस प्रदेश में गोरे और काले इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो सूर्य की किरणें हमारी सीधी रेखा में जब विषुवत रेखा में पड़ती है, यानी विषुवत रेखा पे जब रिएक्शन होता है इसका, तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो प्रकीर्णन की सहायता से, यानी प्रकीर्णन की क्रिया से उनके चेहरे का रंग काला, और जब शीत कटिबंध में जाते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं, यानी जब शीत कटिबंधी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पे उनका रंग सफेद हो जाता है, हल्का गोरा हो जाता है, क्योंकि यही के लोग विषुवत रेखीय प्रदेश के लोग होते हैं जो गोरे और काले होते हैं। अब दोस्तों आपको विषुवत रेखा तो पता चल गई होगी। अब हम देखेंगे कि विषुवत रेखा के जो नीचे है, जैसे जो भारत देश हमारा है उसका दक्षिणी हिस्सा विषुवत रेखा के एकदम नजदीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ है। तो दोस्तों विषुवत का रेखा जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर वाली जो हिस्सा है वो रेखा हमारी होती है कर्क रेखा, जो थोड़ी सी तिरछी होती है। ये हमारी रेखा हो गई कर्क रेखा। अब दोस्तों हम आएंगे मकर रेखा पे। मकर रेखा हमारी विषुवत रेखा के जस्ट नीचे होती है, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा हो गई। और ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? ये हमारी मकर रेखा हो गई। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सी रेखा आती है? विषुवत रेखा आती है। विषुवत रेखा के जो ऊपर का क्षेत्र है वो होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। जो विषुवत रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो होता है उष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है और पानी की कमी होती है। जैसे राजस्थान पड़ता है और भी कई, अमेरिका पड़ता है और एशिया महाद्वीप के देश पड़ते हैं, तो इन देशों में गर्मी अधिक होती है। और ये हमारा जो कर्क रेखा से और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। फिर इसके ऊपर यानी कर्क रेखा के जब उस पार हम क्रॉस करेंगे, यानी चीन जापान के उधर, तो चीन जापान के उधर जो रेखा हमारी गुजरती है वो रेखा गुजरती है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यानी वहां पे ठंडा ज्यादा होती है, ठंडक अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो कर्क रेखा के उस पार है। फिर उसके ऊपर अगर और आगे हम जाएंगे तो हमारा उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, यानी जहां से हमारी पृथ्वी स्टार्ट हुई है, यानी जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे जो क्षेत्र है जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो देश है वो अंटार्कटिका में हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, जो यहीं पे कहीं छोटा सा एक देश है जिसमें लोग बर्फ का घर बना के रहते हैं, जिसे हम इग्लू कहते हैं। और यहाँ पे ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं जो सफेद कलर के होते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ऊपरी का हिस्सा है वो कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र। ये क्षेत्र है उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में पड़ता है और कर्क रेखा से ऊपर है। इसके बाद हम आते हैं विषुवत रेखा के नीचे की ओर। जब नीचे की ओर हम आएंगे तो देखेंगे कि विषुवत रेखा के बाद कौन सी रेखा आती है? मकर रेखा आती है। और मकर रेखा और जब इसके बाद दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आता है, यानी मकर रेखा के और दक्षिणी ध्रुव के बीच की बात हम लेंगे तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव ये हम देखेंगे कि जो इसके बीच की रेखा है ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, यानी ये वाला भाग कौन सा है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। अब इसके बाद जो इसके बीच का क्षेत्र है वो
दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, यहाँ पे भी अधिक पानी की वजह से यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो पानी में ही डूबा रहता है। यहाँ पे भी ठंड बढ़ती रहती है और यहाँ पे भी बर्फ गिरती रहती है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमें ये ठंड महसूस होगी और ठंड रहेगी। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। अब हम आते हैं कि देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है हमारी वो बिल्कुल धरती से 0 डिग्री अक्षांश पे गुजरती है। फिर जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे वो जो है गुजरती है। और विषुवत रेखा के जब दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में हमारी रेखा आती है मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अंतर है, मकर रेखा और कर्क रेखा में क्या अंतर है, क्या चीज है, और विषुवत रेखा क्या होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं मकर संक्रांति क्यों होती है। मकर संक्रांति जब ये सूर्य हमारा यानी सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जब उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण होता है यानी इधर से इधर जब जाता है तो ये हमारा उस दिन संक्रांति की बेला आती है। यानी उस दिन से दिन बड़ा होने लगता है और मौसम अच्छा होने लगता है। फरवरी मार्च का महीना जो बहुत ही मजेदार होता है। दोस्तों बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिली होगी। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो इस तरह की अच्छी वीडियो हम आपको और देते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।